दोस्तों एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती है। हालांकि उनके जो आवेदन पत्र हैं वो रद्द भी किए जा रहे हैं और आयोग उनको उदारता के साथ फिर से अपना प्रत्यावेदन देने के लिए एक समय भी दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है संस्कृत विषय के लिए, तो संस्कृत विषय में भी तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने आवेदन पत्र या तो गलत भरे हैं या फिर उन्होंने सही समय पर आयोग तक अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं की। जैसे कि आप देखेंगे सर्वाधिक 113 अभ्यर्थी इनके जो आवेदन पत्र हैं ये संस्कृत विषय के लिए जो आयोग में हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख 18 मार्च थी, तो 18 मार्च तक ये लोग कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा नहीं किए। तो एक बात तो आप लोग बिल्कुल तय मानिए कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि मतलब डाक से अपने आवेदन पत्र को भेजते हैं, तो वो इस बात को सुनिश्चित करें कि डाक प्रयागराज तक आयोग तक पहुंचने में पर्याप्त समय हो, और अगर समय पर्याप्त नहीं है तो बेहतर होगा कि आप खुद जाके जमा करें। तो 113 लोगों के जो आवेदन हैं वो इसलिए रद्द किए गए क्योंकि इन्होंने 18 मार्च तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर जो आवेदन हैं वो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने की वजह से, अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये जो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं। तमाम आवेदन इस वजह से भी रद्द किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात का बहुत ही सावधानी से ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर उन्होंने आवेदन किया है तो उसका जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूर बनवा लें। प्लस दूसरी बात ये है कि कैटेगरी चेंज करने के लिए अगर आप कहते हैं तो ये अनुमन्य नहीं होता है। तो यहाँ पर एक अभ्यर्थी है, इन्होंने ऑनलाइन दावे के आधार पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया था और इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए परंपरागत आवेदन पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मान्य ईडब्ल्यूएस पत्र समाज जो था उसको लगाया था। अब यहाँ पर इन्होंने एक शपथ पत्र दिया था कि उनकी कैटेगरी बदल दी जाए, मतलब ईडब्ल्यूएस से हटाकर उनको जनरल में कर दिया जाए। तो स्पष्ट लिखा गया है विज्ञापन के प्रस्तर 5, आरक्षण के नोट बिंदु 9 और विशेष अनुदेश के बिंदु 1 में निहित प्राविधानों के आलोक में श्रेणी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस कैटेगरी में आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के समय आवेदन किए हैं उसी के सापेक्ष आपको मुख्य परीक्षा में आवेदन करना है। कैटेगरी बदलना चाहेंगे तो बदल नहीं पाएंगे, आवेदन ऊपर से रद्द होगा। दूसरी बात दोस्तों ये कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि जो दिव्यांग कैटेगरी है, तो कैटेगरी में उन्होंने जब प्री की परीक्षा का फॉर्म भरा था तो अलग कैटेगरी बताई है और अब मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं तो अलग कैटेगरी बता रहे हैं। ये भी जो है अनुमन्य नहीं है और इस वजह से भी जो आवेदन हैं उनके रद्द हुए हैं। तमाम अभ्यर्थी हैं, जैसे कि OA कैटेगरी का अभ्यर्थी ये OL कैटेगरी में अब है मुख्य परीक्षा में। प्री परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने OA के उपश्रेणी का दावा किया था जो कि BL में है। तो मतलब जो कैटेगरी है आपकी प्री में वही कैटेगरी आपकी मेंस में भी होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने DFF श्रेणी का दावा किया था, लेकिन जब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं तो DFF का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। DFF मीन्स होता है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। तो इस आधार पर भी इनके जो आवेदन हैं वो रद्द किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अभिलेख भेज दिया गया। मतलब जो मेंस के लिए फॉर्म भरना है उसको नहीं भरा गया, प्री के लिए जो फॉर्म उन्होंने भरा था तो प्री का फॉर्म और डॉक्यूमेंट लगा के उन्होंने भेज दिया। तो इस वजह से भी 2 लोगों के आवेदन यहाँ पर रद्द किए गए हैं। ये भी है कि मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर केवल शैक्षिक अभिलेख भेज दिए गए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोगों के आवेदन इसलिए भी रद्द हुए हैं कि इन्होंने क्या किया है कि मुख्य परीक्षा का जो आवेदन पत्र है जो कि भेजना है आयोग को, उसको नहीं भेजा, केवल अपना डॉक्यूमेंट ही भेज दिया। तो ध्यान से अगर एक बार आप लोग पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन, उसके बाद आवेदन करेंगे तो ऐसी त्रुटियां नहीं होंगी। और ध्यान दीजिएगा कि आयोग कैटेगरी वैटेगरी के मामले में बहुत सख्त रहता है। जिस कैटेगरी में जिस डॉक्यूमेंट के लिए वो डिमांड कर रहा है वो ज़रूर आप उसको दें, अदरवाइज आपका फॉर्म इसी प्रकार से लटक सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जन्मतिथि, हाई स्कूल का जो अंक पत्र है उस पर जो आपकी जन्मतिथि है सिर्फ वही मान्य होता है। इसके अलावा दूसरा अगर कोई मानता है, जैसे कि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं 1 2 3 4 5 अभ्यर्थी, इन्होंने हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित जन्मतिथि में भिन्नता पाई गई है, तो इनका भी रद्द कर दिया गया।
इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में लिंग के कॉलम में, यानी कि यहाँ पर ये था कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो लिंग के कॉलम में पुरुष चुने हैं और अंत में वो निकले हैं महिला, या फिर महिला चुनकर पुरुष निकले हैं। तो अगर जेंडर का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया गया है तो भी जो है मतलब यहाँ पर आवेदन रद्द किए गए हैं। अब आयोग ने कहा ये है कि 17 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक जितने भी रोल नंबर यहाँ पर ऊपर इंडिकेट किए गए हैं सभी लोग आयोग में अपना जो प्रत्यावेदन है वो दे सकते हैं। अब प्रत्यावेदन का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर जो आवेदन उन्होंने प्री क्लिक किया हुआ था उसी के सापेक्ष अपने फॉर्म उपलब्ध कराएं, अदरवाइज इनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है प्री क्वालिफाई करने के बाद भी। और ये जो PDF है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ आप जाएंगे और इसके बाद ये जो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्टली मैं आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर आप इसे देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग जब फॉर्म भरें तो पूरी सावधानी से भरें, कहना बस यही है। इसके बारे में आज के अखबारों में भी ये न्यूज़ प्रकाशित की गई है। खैर ये न्यूज़ बस समराइज़ किया गया है जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 850 कर दी जाएगी। अब अभी तक कितनी सीटें थी? कुल 550 सीटें थी, लेकिन फ़िलहाल अभी 543 सीटों पर ही जो हैं मतलब वहाँ पर जो चयनित होते हैं और फिलहाल अब ये संख्या 850 होने वाली है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें रहेंगी। विधेयक में निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से निर्धारण करने के लिए वर्ष 2011 को बेस बनाया जाएगा और विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद की 16 से 18 अप्रैल को होने वाली बैठकों के लिए सरकार ने प्रमुख विधायी कामकाज महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाए जाने वाले विधेयकों की प्रति सांसदों को भेज दी है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा, ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर खबर ये भी है कि जिनकी परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 18-19 अप्रैल को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी और आपको पहले से पता है कि आपकी जो परीक्षा सर हैं उनकी जानकारी आपको मिल चुकी है। आज से आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि जिनकी परीक्षा 18 तारीख को है वो अपने एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड कर पाएंगे। प्लस जिनकी परीक्षा 19 तारीख को है उनके एडमिट कार्ड कल उनको मिल जाएंगे। और यहाँ पर प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ और मेरठ के 53 परीक्षा केंद्रों पर कुल 82,876 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। और जितने भी यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि कुल मिला के 4 पालियों में परीक्षा होगी, तो 4 पालियों में 20-20 हज़ार प्लस जो अभ्यर्थी हैं उनको समायोजित किया गया है। पहली पाली में 20,746 हैं, दूसरी में 20,863 है, तीसरी में 20,649 हैं, चौथी में 20,598 अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देंगे। और आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहली बार परीक्षा की निगरानी के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज से आप लोगों को कन्फर्म पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ और किस सेंटर पर होनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अगर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि UPSC, GIC प्रवक्ता, GDC का जो संपूर्ण GS है वो डिस्कस किया जा चुका है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, UPSC एड 51 वाला जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन करेंगे और इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी, यानी कि पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। और आपके 19 मॉडल पेपर डिस्कस हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्ज़ाम से पहले 20 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो आज आपका जो 20वां मॉडल पेपर है ये भी अपलोड हो जाएगा। प्लस इसकी जो PDF है ये भी आपको आपके पेड ग्रुप में दे दी गई है। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं अगर वो चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट अबाउट UPSC विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम के बारे में। और थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखो
मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है सामने कि मध्य प्रदेश में 70,000 शिक्षकों को देना होगा पात्रता परीक्षा। डीपीआई ने शुरू की तैयारी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी शिक्षक फिलहाल अब आरटीआई एक्ट के तहत अगर टीटी पास नहीं है तो उनको टीटी पास करना है, अदरवाइज अब से साल 1.5 साल के बाद उनकी नौकरी जा सकती है। आउटसोर्स कार्मिकों का भी योगी सरकार जल्द बढ़ाएगी मानदेय। तो 4 श्रेणियां बनी हैं और जो श्रेणी 1 है उसमें 40,000 रुपये, श्रेणी 2 में 25,000 रुपये, श्रेणी 3 के लिए 22,000 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 रुपये नियत किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकार के विभागों में तैनात लगभग 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिकों को भी बड़ा मानदेय जल्द देने की तैयारी चल रही है। मतलब सभी को यहाँ पर बड़ा मानदेय दिया जाएगा। और दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए लगातार यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही हैं और जो मुख्य खबरें होती हैं वो भी टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहता हूँ। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारी अपडेट वीडियो से पहले, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो उससे पहले सारी अपडेट आपको मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।